हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने पिछले एक साल में 70 के करीब किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इन सब में टॉप ऑफ द लाइन जो किताब है वो है एडम ग्रांट की थिंक अगेन। इट इज इजीली द बुक ऑफ द ईयर। क्या मास्टरपीस लिखी है इस शख्स ने। थॉट प्रोवोकिंग, सिंटिलेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड फुल ऑफ नॉलेज। ये किताब विजडम से भरपूर है। इट इज वेरी रेयर दैट यू कम अक्रॉस अ बुक जो आपको हिला के रख दे। सो दोस्तों, आज बारी है थिंक अगेन की। लेट्स डिग डीप। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, आप लोगों में से शायद बहुत कम ऐसे लोग हों जो माइक लजारिडिस को जानते हो। ये वो शख्स है जिसने 1999 में ब्लैकबेरी जैसी पाथ ब्रेकिंग डिवाइस बनाकर हमारी जिंदगियों और काम करने के तरीकेकार को बदल दिया था। ब्लैकबेरी मोबाइल की इतनी धूम थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज इस डिवाइस को यूज करते थे। इनफैक्ट दे हैड फॉलन इन लव विद इट। 2009 में यूएस की स्मार्टफोन मार्केट का 50% शेयर ब्लैकबेरी के पास था। बट लो एंड बिहोल्ड 2014 में यह शेयर 50% से गिर के 1% भी ना रहा। एक इतनी बड़ी जाइंट कंपनी 5 से 6 साल में ढेर हो गई। इसके फेलियर की आप बहुत सी थ्योरीज पेश कर सकते हैं, बट इन सब में सबसे पोटेंट और पिवटल रीजन ब्लैकबेरी के डिक्लाइन की है अपनी सोच के बारे में दोबारा ना सोचना। मींस फेलियर टू थिंक अगेन। माइक लजारिडिस एक बहुत बड़ा जीनियस था। बचपन से ही एवरीवन न्यू दैट ही इज अ वंडर किड। बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, जिसमें से सबसे नुमाया है ब्लैकबेरी की इजाद। लेकिन इतने इंटेलिजेंट और शार्प माइंड होने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी में एक मेजर फ्लॉ था जो उसे ले डुबा, और वो था द इनएबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न। यानी कि अपनी सोच, फिक्र, बिलीव्स और पॉइंट ऑफ व्यूज को मुसलसल चैलेंज करते रहना और बेहतर करते रहना। ये सब वो क्वालिटीज थी जो माइक की पर्सनालिटी में मौजूद नहीं थी। 2007 में स्टीव जॉब्स आईफोन लेकर आया और आते ही छा गया। आईफोन ने पहली दफा मैस लेवल पर कीबोर्ड लेस टच स्क्रीन मोबाइल बनाए जो लोगों को भा गए। लेकिन ब्लैकबेरी की टीम लेड बाय माइक बजिद रही कि हमें कीबोर्ड वाला मोबाइल ही चाहिए, और नतीजा आपके सामने है। ऐसे ही मिसालों से एडम ग्रांट ने इस किताब में अपनी फिलॉसफी समझाने की कोशिश की है। उनके मुताबिक मॉडर्न दुनिया की नॉलेज इकोनॉमी में सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो हर वक्त कुछ नया सीखने को और अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यूज को चैलेंज करने को तैयार हैं। एडम ग्रांट के मुताबिक लोग 4 तरह के होते हैं। पहले हैं प्रोसिक्यूटर्स। ये लोग आपको अपने आसपास कसीर तादाद में मिल जाएंगे। इनका काम है हर वक्त चीजों में नुक्स निकालना और अपने आप को एक अथॉरिटी यानी कि अक्ले कुल समझना। ये वो लोग हैं जो कभी कुछ नया सीख नहीं सकते, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर आके इनकी लाइफ स्टैग्नेंट यानी कि साकित हो जाती है, रुक जाती है। दूसरे हैं प्रीचर्स। ये वो लोग हैं जो नसीहतें अच्छी करते हैं, दुनिया में बेहतरी चाहते हैं, पर तब्दीली इसलिए नहीं आती कि मंतक यानी लॉजिक को छोड़ के ये लोग डॉगमाज और मनकुलात में पड़े रहते हैं। तीसरे हैं पॉलिटिशियंस। ये लोग पावर हंग्री होते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी नॉलेज, विजडम या स्किल का नहीं बल्कि ट्रेचरी, डिसीट और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में आते हैं साइंटिस्ट। ये वो लोग हैं जो तोहम परस्ती, डॉगमाज, आइडियोलॉजीज, प्री एस्टैब्लिश सोसाइटल नॉर्म्स को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इनकी जिंदगी में सिर्फ एक गाइडिंग फोर्स होती है और वो है मंतक यानी कि लॉजिक। इस किस्म के लोग एक्सपेरिमेंटेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे और तहकीक पर अपना बिलीफ रखते हैं, जिसकी वजह से दे आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। ये लोग तहकीक के दौरान जब अपने आप को गलत साबित करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनके लिए नाकामी भी एक लर्निंग होती है। इसी तरह के लोगों के बारे में इकबाल साहब ने फरमाया था कि जो आलमे इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में तवाफ करता है उसका जमाना। अच्छा, बुक बडी, साइंटिस्ट होने का यह मकसद नहीं कि आप एक प्रॉपर साइंसदान हो जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पता हो। बेसिकली एडम ग्रांट ने ये अम्ब्रेला टर्म उन लोगों के लिए यूज की है जो कंटिन्यूअसली लर्निंग मोड में रहते हैं, हु रिफ्यूज टू लेट देयर आइडियाज बिकम देयर आइडियोलॉजीज। ये वो लोग होते हैं जिनका जिंदगी में एंकर उनकी खोज, उनकी स्ट्रगल, उनका स्केप्टिसिज्म, उनका डाउट और उनकी क्यूरियोसिटी होती है। ये क्यूरियोसिटी थी जिसने स्विस पैटेंट ऑफिस के एक मामूली से क्लर्क को एल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया। लिहाजा दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि डोंट बी ड्रिवन बाय डॉगमास एंड आइडियोलॉजीज इन योर लाइफ। लर्न टू ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड देन फॉर्म योर ओन ओपिनियन। कुरान हकीम भी बार बार अपनी आयात में रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व यानी तहकीक करने को कहता है, जैसे कि सूरह अर रोम
जो कुरान मजीद की 30वीं सूरत है और इसकी है आयत नंबर 22, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और इसकी निशानियों से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगतों का इख्तलाफ, बेशक इसमें निशानियां हैं जानने वालों के लिए। इसी तरह है सूरह अल जासिया, जो कि है सूरत नंबर 45 और इसकी है आयत नंबर 13। और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में अपने हुक्म से, बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। इन आयात से साफ जाहिर है कि अल्लाह कहता है कि सोचो, तहकीक करो, गौर करो। यही वजह है कि जो लोग ये काम कर जाते हैं वो अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग बन जाते हैं। एक और बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात जो एडम ग्रांट इस किताब में करते हैं वो है डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हवाले से। डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने कुछ साल पहले एक मशहूर जमाना रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उनकी फाइंडिंग ये थी कि जो लोग जितने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट होते हैं उतना ही उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। डनिंग क्रूगर ने कुछ स्टडीज की जिसमें जिन लोगों का लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर और सेंस ऑफ ह्यूमर में सबसे लो स्कोर था, उन्हीं लोगों को अपनी स्किल्स के बारे में बहुत ऊंचा गुमान था। ये वो लोग होते हैं जो जब बाबर आजम और विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते हैं तो टीवी पर बैठ के उनको कोचिंग दे रहे होते हैं। यही लोग अपनी सर्विसेज मेसी और रोनाल्डो को भी देते हैं। इस तरह के लोगों को दोस्तों कहते हैं आर्म चेयर क्वार्टरबैक। और ये ऐसी सिचुएशन होती है वेयर कॉन्फिडेंस एक्सीड्स कॉम्पिटेंस। आप लोगों ने दोस्तों कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसना। योर कॉम्पिटेंस नीड्स टू गो हैंड इन हैंड विद योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस दोस्तों आता है और कॉम्पिटेंस आती है एक्सपीरियंस से, स्किल से और नॉलेज से। इसकी दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। हमेशा जिंदगी में दोस्तों आपने एम्फेसिस इस बात पर नहीं देना कि आपको कितना पता है, आप कितने ज्ञानी हैं, बल्कि हमेशा आपका फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट यू डोंट नो। ऑलवेज बी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस अबाउट थिंग्स। हमेशा ये खोजने की कोशिश करें कि मुझे क्या नहीं पता। और यही इस किताब की मेन फिलॉसफी है, मेन बॉटम लाइन है। इसके अलावा और भी बेतहाशा छोटी छोटी लर्निंग्स हैं इस बुक में, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का होना चाहिए, जिसमें वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। इसको वो कहते हैं इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। इस किताब के आखिर में एक और रिमार्केबल बात जो एडम ग्रांट करते हैं वो है कलेक्टिव रीथिंकिंग के हवाले से। वो कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्पेशली टीचर्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए। बोरिंग लेक्चर्स और स्लाइड शोज की बजाय बच्चों को एक्टिव लर्निंग करवानी चाहिए। टीचर्स नीड टू कल्टिवेट क्यूरियोसिटी, डिसेमिनेट डाउट एंड एनकरेज द करेज टू क्वेश्चन। ऐसा करने से ही हम ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे जो थॉटफुल होंगे और प्रोग्रेसिव होंगे। ये किताब का दोस्तों वो चैप्टर है जो मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट और हर प्रोफेसर पढ़े। सो दोस्तों ये था इस किताब थिंक अगेन का रिव्यू। बहुत ही जबरदस्त और रिमार्केबल किताब है। मुझसे दोस्तों अक्सर औकात स्टूडेंट्स या लोग ये बात कहते हैं कि 21st सेंचुरी में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो हमें सक्सेसफुल कर दें, और हमेशा मेरा उनको एक ही जवाब होता है, और वो है वो स्किल विच गिव्स यू द एबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न क्विकली। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।